आशुतोष मुरकुटे हैं आपके पास क्या? मुरकुटे जी, वो डील कॉल करें। आज हमें सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल कृषि राज्य मंत्री फूड प्रोसेसिंग भारत सरकार कृषि का विषय हमारे बीच में आज वो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। और आज का जो हमारा सत्र जो चल रहा है अभी, उसमें हमें डॉक्टर कंबोज वाइस चांसलर CCSHA हिस्सा अध्यक्ष के रूप में मिले हैं। और मैं आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस अवर ऑनरेबल वाइस चांसलर that he has been working for 25 years in the academics and research, and he has been coordinated to CIMIT and IRI prior taking an assignment as Vice Chancellor of CCSHU. And there are very few universities where basic sciences and agricultural sciences go hand in hand, and which has been proposed in the new national policy, and Dr. Kamboj will be leading that. He has also initiated agribusiness incubation center in that university also. He has very long and exhaustive biodata. So it is our honor to have with us as the chairman of this session. We have Pradeep Sharma ji from Nepal, Tribhuvan University, Nepal. He has been founder of that university. He has been our co-chairman of this session. So he has come all along from Nepal to attend this meeting, and he will be here to explore some collaborations and other things with the government of India and other universities also. Dr. Ashok Kumar will be working as a rapporteur in this session. So I would request Chairman sir to introduce the speakers and start this session. Meanwhile, I would also request Chairman that our honorable guest of this session, Shri Prahlad ji, will also we will like to hear from his experiences also. Meanwhile, after one lecture maybe. So as per convenience of the minister and the session, you just address the awareness gathering also. सभी को मेरा नमस्कार। ये काफी महत्वपूर्ण सत्र है और इस सत्र में हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मंत्री जी भी हमारे बीच में हैं और इसमें हमारे रिमाउंड स्पीकर्स हमारे को चेयरमैन प्रदीप शर्मा जी और जो स्पीकर्स हैं संजय सेठी जी, सोढ़ी जी, मैं सभी एस्टीम स्पीकर्स का स्वागत भी करता हूं। और जैसा माननीय मंत्री जी का है कि हम सबसे पहले RS सोढ़ी जी को सुनना चाहेंगे। यदि सोढ़ी जी के बारे में बताऊं कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल, जिसका नाम हम सब लोग पैनल पे वक्ता हैं। सबसे पहले मैं भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर का और ICAR का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण 2 दिन का जो विशेष गोष्ठी में हमको अपने किसानों की संस्था को अपने विचार रखने का मौका दिया। वो भी सब जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं कृषि यूनिवर्सिटी से और बाकी जो इनवाइटेड स्पीकर्स के सामने VCs, डायरेक्टर जनरल्स, तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि सबकी सोच एक ही है कि भारत के किसान की कैसे मदद की जाए। अभी देखिए अभी जो समय चल रहा है पिछला 1.5-2 साल, सडनली पूरे विश्व में किसान की या फूड प्रोड्यूस करने की वाले की इंपॉर्टेंस पता चल रही है। अब जो कंट्रीज
जो देश ने फूड सिक्योरिटी पे अपने किसानों की उपज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो उसका फल भोग रहे हैं। चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, चाहे टर्की बोलिए, चाहे दूसरे कंट्रीज, जिन कंट्रीज ने भी खाने में या फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो इसका फल भोग रहे हैं। आज जो मुझे बात करने का मौका दिया, जो आप काफी विषय पे कवर हो रहा है, काफी साइंटिफिक विषय पे लोगों ने आपने सुना, जो मैं अपनी बात रखूंगा कि भारत जो 138 करोड़ लोगों की देश है, उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। इंडिया जो ऑलरेडी जो शहरी बिजनेस वो हैं, और भारत जो किसान हैं या जो छोटे लोग हैं, तो ऐसा क्या इकोनॉमिकल मॉडल बने जिसमें जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर हो। और आज का कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए पूरे विश्व में फूड की शॉर्टेज है। भारत में भी अगर देखें या विश्व में भी देखें, स्पेशली ये कोविड में जो लोगों ने बोला गया कि के टाइप ग्रोथ आ रही है। के टाइप ग्रोथ क्या आती है? कुछ लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है और कुछ जो लोअर मिडिल क्लास हैं, चाहे किसान हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे आर्टिजन हैं, छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी इनकम कम होती जा रही है और ये डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप फार्मिंग की साइड या कृषि की साइड लें तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, एवरेज इनकम एक ग्रामीण परिवार और एक शहरी परिवार की मोर और लेस बराबर थी। और अभी क्या है डिफरेंस? शहरी परिवार की इनकम गांव के परिवार से 5 गुना ज्यादा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत के पूरे विश्व में खाने की जो कीमत होती है उसको महंगाई या इन्फ्लेशन से जोड़ा हुआ है। 2 रुपए दूध का भाव बढ़े, 2 रुपए टमाटर के भाव बढ़े, 2 रुपए गेहूं के भाव बढ़े तो बहुत महंगाई हो गई। सेंसेक्स आज 500 अंक बढ़ गया तो भारत डेवलप हो गया, इंडिया डेवलप हो गया। ये माइंडसेट के कारण कोई भी पॉलिसी मेकर्स आए, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप आई, कोई भी मीडिया आए, खाना सस्ता होना चाहिए, उसमें महंगाई नहीं आनी चाहिए, उसमें कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। और उसी वजह से जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो उसी हिसाब से बनती है। आज आप तेल के दाम बढ़े 90s में तो आप फ्री, आपने जितने भी खाने पीने के तेल पे 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट शुरू कर दिए। आज हम 70% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और खाना किस लिए सस्ता चाहिए? क्योंकि आपको वेजिस कम देने पड़ेंगे, जो इंडस्ट्रियल वेजिस कम देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर खाने की कीमत बढ़ी, इंडस्ट्रियल वेजिस बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल वेजिस बढ़ी तो इंडस्ट्री के नीचे की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो सेंसेक्स नहीं बढ़ेगा। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये मुझे बहुत खुशी है कि ये थोड़ी सी आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप या उन्होंने रिकॉग्नाइज की है कि हाँ इंडिया डेवलप हो रहा है पर भारत नहीं बढ़ रहा। और देखिए भारत क्या कंट्री, मैं इसको कहता हूं भारत एक 3S कंट्री है। 3S, स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल किसान, स्मॉल आर्टिजन, स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल कंज्यूमर। इन लोगों की उन्नति होगी तो भारत की उन्नति होगी। और उसकी उन्नति के लिए मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो है सहकारी संस्था या कोऑपरेटिव। मैं उसके ऊपर आपको काफी बताऊंगा, क्योंकि देखिए आज आप पूरे विश्व में जो सबसे बड़े जो बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, आप अपने दिमाग में सोचिए कि पिछले 5-10 सालों में कौन से धंधे सबसे ऊपर चढ़े हैं, तो आपको देखेंगे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सहकारी बिजनेस मॉडल को अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब जोमेटो क्या है, उबर क्या है, अमेजॉन क्या है, छोटे सर्विस प्रोवाइडर, छोटे टैक्सी वाले, छोटे प्रोड्यूसर की उपज को इकट्ठा किया, उसको प्लेटफॉर्म दिया, उसको मार्केट से लिंक किया, उसको कस्टमर को बेचा। ओनली थिंग इज उसने जो बीच का प्रॉफिट 20-30% हो तो अपनी जेब में डाल लिया।
इसकी वजह से तो आप देखिए पूरे विश्व के जो बड़े बड़े बिजनेस देखा कि भारत में छोटे लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है दोनों साइड। तो क्यों ना ऐसा बिजनेस भारत के स्ट्रक्चर में लाया जाए जिससे कि आप इन सबके लोगों को बड़ा किया जाए और डिस्पैरिटी कम करनी है। मैं सहकारिता के ऊपर काफी बोलूंगा कि कैसे ये आज के टाइम पे काफी रेलेवेंट है। जिस हिसाब से भारत को अगर 5 ट्रिलियन या 2030 में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, तो जब तक शहरों में रहने वाला लोअर मिडिल क्लास और गांव में रहने वाला किसान की उन्नति होगी तो हम उस इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सके। आप देख रहे हैं जैसा श्रीलंका जैसा हाल होगा, अनरेस्ट होगा, या दूसरे कंट्री से होगा, क्योंकि डिस्पैरिटी एक बीच में जब बढ़ जाती है तो ही लॉ एंड ऑर्डर अनरेस्ट की प्रॉब्लम आती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सही बोल रहा हूं कि भारत सरकार ने ये मान लिया है कि हमको अगर भारत की उन्नति करनी है तो सहकारिता एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम इसको अगर अडॉप्ट करें तो इनकी उन्नति हो सकती है। और रिकॉग्नाइज किया एक सहकारी वे ऑफ डूइंग बिजनेस को। इससे पहले कि मैं आपको और किन एरिया में हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि 40 साल से अमूल में काम कर रहा हूं, दूध में काम कर रहा हूं, तो थोड़ा आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीजें थी जिसके कारण अमूल आज भारत की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी बन गया और ऑर्गेनाइजेशन बन गया। बिजनेस, इसका स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव है पर बिजनेस मॉडल है। अब बिजनेस करने के तरीके अलग है। आप कोई प्राइवेट कंपनी बनाता है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाता है, कोई पार्टनरशिप बनाता है, और यह भी एक बिजनेस करने का स्ट्रक्चर है सहकारी संस्था। ओनली फर्क होता है कि सहकारी संस्था में जो उसको या तो उसके सप्लायर्स प्रोडक्ट के या सर्विस के या उसके जो बायर्स होते हैं वो उसके ओनर होते हैं, जबकि किसी प्राइवेट या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी उसमें क्या होता है कि ना तो सप्लायर उसके ओनर होते हैं ना बायर ओनर होता है, बीच का आदमी मिडल मैन ओनर होता है और वो बीच का पैसा कमाता है। अमूल जैसे मैं बोल रहा था 61,000 करोड़ पिछले साल का टर्नओवर, पूरे इंडिया में कोई बड़ी, चाहे HUL ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, सबसे बड़ी है। अच्छा, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कोई नया नहीं, 75 साल पुरानी है और हर दशक की जो ग्रोथ है, मान लीजिए अभी पिछले 10 साल की जो ग्रोथ है वो पिछले दशक से ज्यादा है और एवरेज इंडस्ट्री से डबल है। तो प्रगति भी कर, ये नहीं कि एक जमाने में थी और अभी नीचे जानी शुरू हो गई। और इसके मालिक 36 लाख किसान परिवार हैं। गुजरात के और बाहर मिला के तकरीबन 18,500 गांव में ऑपरेट करती है। अगर दोनों, अब एक सप्लाई चेन की बात करें, एक तरफ 36 लाख किसान, 18,500 गांव से दूध लेना, 10,000 रोज टैंकर में दूध इकट्ठा करना, तकरीबन 294 डेयरी प्लांट या चिलिंग सेंटर में उसको प्रोसेस करना, फिर 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू तकरीबन 10 लाख दुकानों पे रोज देना। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कितने परिवार इस पे आश्रित है, कितनों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। और ये आत्मनिर्भरता, देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 24-25 मई को बोला था पिछले साल कि उससे जब कोविड-20 में कि हमको आत्मनिर्भर बनना है हर चीज में। उस वक्त लोगों ने उसकी रेलेवेंस नहीं मानी। कुछ लोगों को कैसे हो सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे हो सकते हैं, क्रूड ऑयल में कैसे हो सकते हैं, एडिबल ऑयल में, आप किसान है, एडिबल ऑयल में तकरीबन इस साल तो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा भाव का इंपोर्ट, हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो एक तो अभी सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, जो उस वक्त 2 साल पहले बोला था बहुत सही बात थी, क्योंकि जो कंट्रीज आत्मनिर्भर थी वो अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन उन कंट्रीज में जो आत्मनिर्भर नहीं थे। अब भारत में खाने पीने की चीजें से लेकर हर चीज में सबसे कम इन्फ्लेशन है। मैं बताऊं, दूध में जैसे हमारा 8 से 9% है 2 साल का, अब यूरोप में जाए, यूएसए में जाए, 15 से 20% भाव बढ़े हैं वहां, जबकि वहां पिछले 50 साल तक से नहीं बढ़े थे, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है। दूध की आत्मनिर्भरता की बात करें, जो बहुत अच्छा लेसन है, जो आपको विश्वास देगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि आप हर चीज में, एडिबल ऑयल में बोलिए किसी बन सकते। देखिए 1972-75 जब मिड 70s तक भारत एक डेफिसिट कंट्री थी, जैसे हम अभी खाने के तेल में हैं।
हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। हमारा आजादी से लेके 70वें दशक तक हमारा मिल्क प्रोडक्शन स्टेगनेंट था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी थी 110 ग्राम और हमारा प्रोडक्शन तकरीबन 20 मिलियन मीट्रिक टन। हम यूएसए से 1/3 दूध प्रोड्यूस करते थे, यूरोप से 1/8 करते थे। और उस वक्त भारत के किसानों ने, पशुपालकों ने, पॉलिसी मेकर्स ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमको दूध में आत्मनिर्भर बनना है। और उस वक्त जो उन्होंने मॉडल सोचा कि आत्मनिर्भर बनना है तो हमको ऐसी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी, ऐसी सप्लाई चेन बनानी चाहिए जो किसानों की मालिकी की होगी। और ऑलरेडी उस वक्त भारत में एक स्टेट गुजरात में एक अमूल का मॉडल सक्सेसफुल हो चुका था कुछ क्षेत्र में, तो उसको बोला गया कि इसको रेप्लिकेट करें ऑल इंडिया में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और वो अगले 20-25 सालों में रेप्लिकेट किया गया। उसमें एक था कि इस मॉडल को, अमूल मॉडल को जो है कोऑपरेटिव के मॉडल को पूरे भारत में रेप्लिकेट करना है। और दूसरी जो पॉलिसी बनाएगी कि हमको किसी भी हालत में जो पशुपालन की इनकम है ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना कि उसकी इनकम में, उसकी जो दूध की कीमत में, उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उससे उसको कम भाव मिले। मतलब इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करना है, जो शॉर्टफॉल करने का, पर दूध के भाव पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और 95-96 में हम दूध में आत्मनिर्भर ही नहीं बन गए, पूरे विश्व में नंबर 1 बन गए। और आज अगर देखें 1975 में अगर 20-21 मिलियन मीट्रिक टन था, आज हमारा 210 मिलियन मीट्रिक टन, 10 गुना बढ़ गया। पर कैपिटल अवेलेबिलिटी प्रति व्यक्ति जो उस वक्त 100 ग्राम थी, अभी 410 ग्राम होगी, 4 गुना होगी, बनिस्बत की हमारी पॉपुलेशन 3 टाइम्स बढ़ गई। और हम यूएसए से जो उस वक्त 130 डबल से ज्यादा हो गया है, और यूरोप से 30% ज्यादा हो गया, पूरे 27 से 28 कंट्री बन गई। और उसका मैं आई थिंक इसका श्रेय भारत के किसानों को, पशुपालकों को जाते कि उन्होंने सहकारिता में विश्वास रखा और उसके आगे बढ़े। पर आज अमूल 75 साल पुरानी है, भारत सहकारिता में आगे बढ़ता है। अगर इसके रीजंस आप देखें ना सक्सेस के, वो ये रीजन इसलिए जानने जरूरी है कि वो किसी भी, अगर आप किसानों की मालिकी की कोई भी संस्था बनाए या कोई भी छोटे लोगों की मालिकी की संस्था बनाए, उसमें बहुत जरूरी है। एक तो देखिए कि उसमें चाहिए सबसे पहले सेल्फलेस डेडिकेटेड लीडरशिप। बगैर, देखिए आप अगर छोटे लोगों की ओनरशिप की कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो उसमें लीडरशिप आप ऊपर से नहीं फोर्स कर सकते, वो ग्राउंड से आनी चाहिए। बगैर सेल्फलेस डेडिकेटेड लीडर, देखिए त्रिभुवनदास पटेल ने 1946 में शुरू की, वो चप्पल पहन के, उसका रोड्स भी नहीं थे गुजरात में, गांव-गांव जाते थे, लोगों को बताते थे कि आपका प्राइवेट वाला, पोल्सन वाला आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा, आपको अपनी सहकारी संस्था बनानी है। उनको उस वक्त दूध खराब हो रहा था, पास्चराइजर लेने का था। अब देखिए ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर करेगा उस वक्त, सहकारी संस्था कोई बैंक तो उस वक्त लोन देगा नहीं। उन्होंने अपनी जो पत्नी के जेवर गिरवी रख के पहला पास्चराइजर का ऑर्डर दिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और वो एक एक्ट था जिससे लोगों को विश्वास बना किसानों के कि हाँ ये सहकारी संस्था चल सके। और आज भारत जिस एक पॉलिटिकल लीडर ने एक एक्ट किया कि पैसा नहीं है, क्या करना है। दूसरा देखिए, आप किसानों की संस्था हो, कोई भी छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, आपको बेचना तो कंज्यूमर को है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना पड़ेगा। आज का डिजिटल टेक्नोलॉजी का करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपका कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं अगर वो प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से इंफीरियर। तो इसलिए अमूल आप देखें, कोई भी मल्टीनेशनल हो, कोई भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, उसमें हम कहीं भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि खास करके किसानों के, छोटे लोगों की संस्था में कि आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान रखना। मार्केटिंग, जिसको लोग सोचते हैं कि अरे हम किसानों की संस्था या किसानों को प्रोड्यूसर, मार्केटिंग ब्रांडिंग क्या चीज होती है। और चौथा सबसे बड़ा जो सक्सेस ऑफ किसी भी सहकारी संस्था का है, और जिसपे भी जनरली लोग इतना ध्यान नहीं देते, कि डिप्लॉइंग और एम्प्लॉइंग बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स। देखिए 1949 ने त्रिभुवनदास पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से
2 साल की मास्टर्स कर गए थे, उनको ट्रैक किया, रिटेन किया, मोटिवेट किया। अब इमेजिन कीजिए उनकी दूरदर्शिता की दीर्घदृष्टा, क्या कहते हैं, विजन, कि भी एक कोऑपरेटिव संस्था में अगर मैंने प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट नहीं रखे तो मैं पोलसन से या एंकर से जो विश्व के ब्रांड से कंपीट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके कारण सक्सेस हुए। बट डेफिनेटली अभी चैलेंजेस भी वही है किसी भी संस्था की, हमको चाहे वो यही लीडरशिप की चैलेंज है या नेक्स्ट जनरेशन, वो आपके किसानों को और पशुपालन में भी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पशुपालन या कृषि में रखना है। क्योंकि अभी भी मैंने जैसे बोला इनकम जो अट्रैक्शन शहर की होता है, तो इसको जो कृषि है या पशुपालन को कैसे कंटेम्प्रेरी बनाना, मॉडर्न रखना, स्टार्टअप रखना। क्योंकि कोई भी आज का युवा जो पढ़ा लिखा हो कहे कि मैं कृषक हूं या मैं पशुपालक हूं, और उसमें इनकम अच्छी होनी चाहिए। बाकी एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी एक और चैलेंज है, क्योंकि भारत इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी दूध का प्रोडक्शन कहीं नहीं करता, सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ग्रोथ वाली मार्केट है। तो जितने भी डेयरी की रिच कंट्रीज हैं, सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, वो सब भारत में अपने उत्पाद लाना चाहती हैं, फ्री ट्रेड, जीरो ड्यूटी पे। अभी भारत में दूध की आयात अलाउड है। मैं आपको बताऊं और आपके लिए न्यूज होगा, विश्व की कोई भी कंट्री ले लीजिए, कोई भी कंट्री, मतलब जो सरप्लस हो कृषि उत्पाद में, वो अपनी कंट्री में जीरो ड्यूटी पे कोई चीज अलाउ नहीं करती। आज चाहे यूरोप है, यूएसए, न्यूजीलैंड है, सब कहते हैं भारत को कि आप जीरो ड्यूटी पे करो, पर अपनी कंट्री में नहीं करते। यूएसए में 70% ड्यूटी है, कनाडा में 200% है, यूरोप तो ला ही नहीं करता। हर आदमी अपने किसान को प्रोटेक्ट करके रखता है, पर सोचता है कि जो कंट्री में मार्केट बड़ी है वहां की सरकार को बोला कि मैं तुमको 1000 वीजा दे दूंगा आईटी में, हाँ जी, या आपके आम मैं इंपोर्ट कर लूंगा, आप मेरे को अपने कंट्री में कृषि के उत्पाद पे जीरो ड्यूटी लगा दो, जो कि एडिबल। और हमने देखा कि खाने के तेल में क्या हुआ, 90 तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, मोरलेस 90%, 95%, और आज 70% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, क्योंकि हमने जीरो ड्यूटी पे अलाउ किया इंपोर्ट। और आज कोई भी किसान ने उत्पाद करना ही बंद कर दिया, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। अभी हम बोलते हैं कि उस तरफ आओ, पर अभी पिछले 6-7 साल से अच्छा हुआ, ड्यूटी बढ़ाई, तो अभी भारत में आप देख रहे हो कि खाने पीने के तेल का उत्पादन बढ़ा है। अब मुझे लगता है कि इस जो मॉडल पे अगर हम चलते रहेंगे तो आने वाले 10-15 साल में हम खाने के तेल में भी समझेंगे। अगर सहकारिता की बात करें, देखिए सहकारी संस्था डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ओनरशिप है जो मैंने आपको बताई। ओनली फर्क क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सहकारी संस्था, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशो इकोनॉमिकल होता है, कि उसको बिजनेस भी बढ़ना है, प्रॉफिट भी करना है, पर सबको साथ सबका विकास करना है। उसमें क्या कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव है वो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं कि प्रॉफिटेबल है, पर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, वो प्राइवेट कंपनी। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिट जिसको सिर्फ पैसा कमाना है वो प्राइवेट संस्था, और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिट विद सोशल ऑब्जेक्टिव इज द कोऑपरेटिव। अभी देखिए, अभी जो सहकार मंत्रालय बनाया भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हमने सोचा क्या है, सहकारिता तो सब जगह चल रहा है, इतने सालों से, 100 साल से चल रहा है, अभी इसमें क्या नया करना है। मेरे ख्याल से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया और उसकी जिम्मेवारी भी आप देखिए, उनके कैबिनेट सबसे काबिल और डिलीवरी वाले कैबिनेट मिनिस्टर को दी गई, श्री अमित शाह जी को। दिमाग में उनको कुछ और था, खाली कृषि तक नहीं रखने का था। सहकारी टाइप ऑफ जो मॉडल है ना, अगर आप वो किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सप्लायर छोटे किसान हो, छोटे सर्विस प्रोवाइडर हो, छोटे आर्टिजन हो, कोई भी हो, ताकि उनकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को एग्रीगेट किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको कस्टमर तक एक ब्रांड के तक पहुंचाया जाए, ताकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। आप किसी चीज में
एक टैक्सी वाले भी अगर एक शहर में बैठ के अपनी सहकारी संस्था बनाए तो अपना 20 से 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं विज उबर को देने के। रेस्टोरेंट वाले अब एक भी शहर में रहकर अगर वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म करें और डिलीवरी एजेंट अपने बॉयज रखें जो जोमेटो रखता है तो वो भी अपना पैसा कमा सकते हैं। मैकेनिक हो, कोई प्लम्बिंग वाले हो, ब्यूटिशियन हो, हमारे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जो वर्कर कॉन्ट्रैक्ट से उनकी सहकारी संस्था बन सकती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की सहकारी संस्था बनी तो बीच का पैसा वो कमाएंगे। और हमने एग्जांपल किया हुआ है। आपको मैं बताऊं, गुजरात में आनंद में ही एक सहकारी संस्था चरोत्तर गैस, वो क्या पाइप गैस सबके घरों में देती है इंडस्ट्री में और 350 करोड़ रुपए का धंधा करती है। और उनका जो गैस का रेट है ना, जो बाकी प्राइवेट कंपनी भारत में गैस उनसे ज्यादा है, तो उनका भी फायदा, कंज्यूमर का भी फायदा। और कंज्यूमर ने चला रखे वो कंज्यूमर गैस कॉर्पोरेटिव, कस्टमर्स ने अपनी कॉर्पोरेटिव बनाई कि हम डायरेक्ट गैस खरीदेंगे जो और खुद पाइप करके बेचेंगे। और उसको आज ये कोई नई कंपनी नहीं है, ऑलरेडी मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूं। तो आप किसी भी चीज में आप सोचिए, ये सहकारिता मॉडल बिजनेस का है, किसी में भी जा सकता है। बट उसके लिए नेचुरली जो मैंने आपको बोला, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक लीडरशिप चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन चाहिए। और जो मैंने बोला, त्रिभुवनदास पटेल ने तो अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए, पर सब लोग नहीं कर सकते। तो एक सीड कैपिटल चाहिए और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग चाहिए और प्रोफेशनल चाहिए। आई थिंक ये हमारी लीडरशिप ने, जो प्रेजेंट लीडरशिप ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अब को हमको ये टिपिकल जो होता है ना कॉर्पोरेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट से सहकारिता के थ्रू डेवलपमेंट करना है। और देखिए, कृषि का योगदान तो अभी 17-18% अभी भाव बढ़ गए तो बढ़ गया होगा भारत की जीडीपी। सर्विस सेक्टर 50% योगदान देता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर। देखिए मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में एक मैकेनिक की संस्था है कोऑपरेटिव, कैप्रिकॉन, उनका टर्नओवर है $2 बिलियन, 16,000 करोड़। आपको लेने हैं मैकेनिक अपनी फैक्ट्री में तो वहीं से लेने पड़ेंगे। या डेनमार्क जाइए, नीदरलैंड, पूरा कृषि कोऑपरेटिव पे डिपेंड करता है, सहकारिता पे डिपेंड करता है। तो मैं, आप सब किसान यहां बैठे हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, बट मेरे ख्याल से एक बात देख लीजिए कि आने वाला फ्यूचर किसान का है। क्योंकि देखिए, एक चीज पक्का है जिसमें कोई दो राय नहीं कि 2050 में जाके हमारे पास तकरीबन जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन है तकरीबन 700 से 750 करोड़ की। भारत की जो पॉपुलेशन 148 करोड़ है, 138 करोड़, ये 2050 में 170 करोड़। तो 170 करोड़ पेट होंगे। खाने पीने की मार्केट रहने वाली है और खाना चाहिए, और जो उसको उत्पाद करेगा उसका भविष्य है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, देखिए अभी मैं आपको बताऊं, चलो एग्जांपल दूं। कोविड 2 साल, अब देखिए, ठीक है, जहां पे कॉर्पोरेट दूध का हमने अच्छा भाव दिया पर हर किसान की इनकम कम हुई। पर अगर इन 2 साल में किसी भी फूड कंपनीज की आप बैलेंस शीट देखिए ना, फूड पर जितनी भी बड़ी इंडिया की, सबने सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये कोविड में कमाया, क्योंकि लागत कम हो गई। जो आपका मटेरियल था इनकमिंग, उसकी कीमत कम होगी। अभी वो बेचारे चिल्ला रहे क्योंकि अभी सब आप देखें ना, लागत बढ़ गई, महंगाई आएगी, क्योंकि अभी चाहे वो तेल है, चाहे आटा है, चाहे गेहूं है, हर चीज की कीमत बढ़ी है। तो आने वाले टाइम में ये बात कर सकता हूं, जो भी फूड के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उत्पादन में, चाहे उसके एग्रीगेशन में। यस सर, खत्म सब, लास्ट लाइन। नहीं, थोड़ा टाइम ले, लेकिन हाँ नहीं, खत्म सब। सो मैं ये कह सकता हूं, हमको जिस प्रोडक्ट, जिस क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं खाना उत्पादन करने में या उसको करने, उसका भविष्य अच्छा है, पर उसको भविष्य को डिमांड है, पर जो हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये जो कॉर्पोरेट मॉडल से सहकारी मॉडल में अगर हम अपना ये खाने पीने की चीजों को या सर्विस सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग जैसे छोटे लोग लेके जाएंगे तो देश तो उन्नति करेगा ही करेगा, इंडिया तो उन्नति करेगा ही करेगा, इसके साथ भारत उन्नति करेगा, छोटे लोगों की उन्नति आएगी। धन्यवाद सर।
थैंक यू डॉक्टर सोडी। और सवाल सबसे पहले तो मैं इस अच्छे प्रयास के लिए भारतीय किसान संघ का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस सत्र के सभापति डॉक्टर बी.आर. कंबोज जी, कुलपति HU हिसार, उपसभापति नेपाल से पधारे हमारे अतिथि डॉक्टर प्रदीप राय शर्मा जी, हमारे रिपोर्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी, जिनकी हम बात सुन रहे थे, डॉक्टर R.S. सोडी जी, अन्य वक्ता डॉक्टर संजय सेठी जी, सुनील पारेख जी, ये तो हमारे इंस्टीट्यूट निपटम से ही है। और सोडी जी को मैं सुन चुका हूँ, उनके सोडी जी कह रहा हूँ, संजय सेठी जी के भी एक कार्यक्रम में मैं गया हूँ, उनने मुझे सुना है, मैंने भी उनको सुना है, तो मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सोडी जी के लिए कहा था कि उनको बुलवाइए। आशुतोष मुरकुटे जी, ICR नागपुर। यहाँ पर उपस्थित सभी देश के अन्य राज्यों से, देश के बाहर से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, मुझे कुछ सुविधा भी हुई कि जो बात सोडी जी ने कही है मैं उससे आगे अपनी बात कहूँगा। यहाँ पर बैठे लोग सिर्फ किसान नहीं हैं। जिस लीडरशिप की कल्पना सोडी जी कर रहे हैं, शायद वो लीडरशिप भी है और लीडरशिप पैदा करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम काफ़ी लंबे नकल करने के चक्कर में उल्टे चल पड़े थे। हमने उत्पादन की बात को स्वीकार किया, बड़े उत्पादक बनने की स्थिति में भी हमें, लेकिन हमने क्वालिटी के बारे में समझौता किया। दुनिया ने जिस ढंग से हमको नचाया, हम नचे, उस ढंग से हम रास्ते पे गए, लेकिन अब दुनिया ही उलटवासी में, उसको क्वालिटी फूड चाहिए, फूड तो चाहिए, साथ में क्वालिटी फूड चाहिए। अब वो पैरामीटर्स हम पर इम्पोज करना चाहते हैं, और इसलिए मैं पहली बात ये कहूँगा, 2-3 विषय में आपके लिए छोड़कर अपनी बात शुरू करूँगा। अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष है। दुनिया में उत्पादित होने वाले मोटे अनाज का 40% भारत उत्पादित करता था। ये आंकड़ा देश के लिए गर्व करने वाला है। लेकिन क्या ये सच है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि हमने जब भी बांध बनाए वो पीने के पानी के लिए नहीं बनाए थे, खेती के लिए बनाए थे। जहां पर भी सिंचाई आई, हमने गन्ना, गेहूं और धान में अपने आप को परिवर्तित किया। हमारे अनुसंधानकर्ता बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ जानता हूँ, कुछ मंच पर बैठे, कुछ सामने बैठे, हम सब ने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया है जो गलत रास्ता था। शायद हम समन्वय, मैं इसको पूरी तरह से गलत नहीं कहता, हम उस विकास में शायद समन्वय रखते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मोटे अनाज की जो भागीदारी दुनिया में भारत की थी, अब वो भागीदारी नहीं है। आंकड़ा भले उतना हो सकता है, लेकिन उसमें एक ही जीन्स है बाजरा, जिसने बहुतायत में अपने स्केल को बढ़ाया, लेकिन बाकी मोटे अनाज हमारे यहाँ पर उनकी उत्पादन घटा है, खपत भी घटी है। दुनिया के बाजार में अगर हम फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से देखें, तो अगर मैं इन मोटे अनाज की इंडस्ट्री की बात करूं, तो जब तैयारी हम कर रहे थे G20 के लिए, क्योंकि मुझे 1 वर्ष हुआ है इस मंत्रालय में, तो जब मैंने आंकड़े निकाले तो बामुश्किल हम 99 इंडस्ट्री को इनरोल कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। इनरोलमेंट की छोड़ दीजिए, 99 हमारे पास में उद्योग हैं जो मोटे अनाज को प्रोसेस करके कोई आइटम बनाते हैं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, क्या हम इसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरी बात है, जिस बात को सोडी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही थी। जब उन्हें आत्मनिर्भरता की बात कही थी, तो हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कोड याद रखना चाहिए।
उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है स्वावलंबन। स्वावलंबी होंगे तब आप आत्मनिर्भर होंगे। अगर आत्मनिर्भर होंगे तो स्वाभिमान की जिंदगी खुद भी जिएंगे और समाज भी जिएगा, जो उसका परिणाम है। तो ये पूरा एक मंत्र है। और जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की थी तो उन्होंने इन बातों को आइडेंटिफाई किया। मैं अब अपने मंत्रालय से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। किसान की पहली सीढ़ी है कि वो उत्पादक है। किसान की दूसरी सीढ़ी है कि उसकी बहुतायत में हुई फसल का, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे वो अनाज हो, क्या उसको प्रोसेस करके उसकी उम्र को बढ़ा सकता है क्या? अगर उसने उम्र को बढ़ा दिया तो फिर उसका नुकसान बचेगा और शायद कीमत भी उसको बेहतर मिल सकती है। तो हम दूसरे चरण पर जाते हैं कि यदि हमने मार्केटिंग और ब्रांडिंग की चिंता की तो फिर हमें कीमत भी मिलेगी और हम अपने भी लाभ कमाएंगे और शायद बाकी लोगों को भी लाभ देंगे। तीसरी बात होती है कि जब हम कभी प्रोसेस करके अपने पास कोई चीज रखते हैं तो जो दुनिया का बाजार है वो हमको इस बात के लिए दबाव देता है, या जिसकी बात सोडी जी कह रहे थे कि हम शहरी परिवेश की या मानसिकता की बात करते हैं, वो हमसे क्वालिटी की बात करता है। और क्वालिटी पैरामीटर्स कागज के लिखे हुए पैरामीटर्स की बात करता है। जब ये बात आती है तो आपके पास में लैब चाहिए, आपके कंटेंट इतने क्लियर होने चाहिए कि हाँ आपको खाना है तो खाइए। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं अपने मंत्रालय में कि हम इस दबाव में हमेशा रहते हैं, चाहे वो एपिडा हो, चाहे हमारे दूसरी संस्थाएं हों। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पाश्चात्य जगत के पैरामीटर्स को लाद कर हमारे आइटम्स को तय करना चाहते हैं कि आप ऐसा करिए। यदि कोई हमारे यहाँ मिर्ची ज्यादा खाता है तो स्वाद के कारण ही वो आइटम उस जगह पर पहचाना जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कहा कि नहीं, भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हम जिस प्रकार से खाते और पीते हैं, भारतीय खान पान दुनिया में पसंद किया जाता है। लेकिन आज भी एक भी उद्योगपति हमारा ऐसा नहीं है बिस्किट को छोड़कर जो दुनिया में नाम कमाता हो। और उसी आधार पर प्रधानमंत्री जी ने पहली स्कीम बनाई, PLI स्कीम, और ये इंडस्ट्री वालों के लिए। और उन्होंने कहा कि 3 पैरामीटर्स उसमें होंगे। रेडी टू ईट में जो काम करेगा उसको हम इतना पैसा देंगे। 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट उसमें है, जिसको हमने 6 साल तक लगातार एक ही इंडस्ट्री को, यानी उनको देना है जो उसमें सिलेक्ट होंगे। सिर्फ कोशिश इतनी है कि उद्योगपति भारत का हो, कंपनी भारत की हो, भारत के हमारे खाद्यान्न के हमारे प्रोडक्ट हो, और उसके बाद में वो दुनिया में अपना मुकाम हासिल करें। इसलिए सरकार उनको 50% की मदद के लिए तत्पर है। पहली कैटेगरी है रेडी टू ईट। दूसरी है कि अगर कोई इनोवेशन है या जैविक या इनोवेटिव, दोनों को मिलाकर एक दूसरी हमारी सीढ़ी है। उदाहरण के लिए कि साहब दही है, लोगों का दूध के आइटम खाने से पेट खराब हो जाता है, तो एक मुंबई के कोई नौजवान ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा वो चीज इसमें मिलाई है कि लोग खाएंगे लेकिन उसका पेट खराब नहीं होगा कोई इससे अगर पीड़ित है। तो इनोवेटिव कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद और उसके बाद में जैविक हो, ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें सरकार मदद करती है। वो तीसरी बात है मार्केटिंग और ब्रांडिंग, जिसकी बात सोडी जी ने कही है। लेकिन जो PLI स्कीम है ये सारी मंत्रालय में है, लेकिन मेरे मंत्रालय में है तो उसका स्लैब ये है, दूसरे मंत्रालय में कोई दूसरा होगा। लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना सिर्फ हम इतनी ही जमीन में, इतनी बड़ी आबादी में, जिसकी कल्पना हम करते हैं कि ये लगभग आने वाले वर्षों में 50 करोड़ होगी, जब हम जिस देश की जिस मार्किंग की हम बात कर रहे हैं, तो क्या जमीन के इतने ही हिस्से से हम लोगों की भूख को बुझा सकते हैं या क्वालिटी फूड दे सकते हैं? अगर हमने दुनिया के बाजार से कुछ चीजों को एकत्रित करके नहीं लिया या नहीं कमाया तो क्या आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाल कर सकते हैं? ये बड़ा चैलेंज है। और इसलिए मैं एक बात, बड़ी हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन जब मैं पैरामीटर से देखता हूं, अगर 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी शारीरिक बल की शताब्दी थी। जिसके पास शरीर का बल था वो इस देश या दुनिया में नेतृत्व कर रहा था। 18वीं सदी आई, वहाँ धन की ताकत बढ़ी। 19वीं सदी आई तो विज्ञान की ताकत बढ़ गई। 20वीं सदी आई तो वो ज्ञान की शताब्दी हो गई। अब ये 21वीं सदी है, ये तकनीक की है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो बात उन्होंने कही उसी मेरी लाइन भी वही थी कि क्या सहकारी क्षेत्र में जो हमारे परंपरागत काम करने का तरीका था वो पीछे क्यों हुआ? उसके प्रति लोगों का भरोसा कम क्यों हुआ? उसके भरोसे पीछे होने का कारण है कि हमने बदलाव के साथ तकनीक को स्वीकार नहीं किया। जो बात उन्होंने कही कि प्रोफेशनल्स अगर होंगे,
हमारा तो नेटवर्क वही है, लोग वही हैं, मेहनत करने वाले लोग वही हैं, पशु भी वही है। लेकिन अगर पशु को हमने और बेहतर किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग ज्यादा बेहतर थे कि वो दूसरे गांव के सांड से अपनी गाय को कराते थे ताकि वो उसकी उत्पादकता बनी रहे। लेकिन ये बात बीच के कालखंड के पिछले 4 दशक में ये कम हुई, हमारी जानकारियां कम हुई, जबकि साइंस अपग्रेड हुआ, हमारे इंस्टीट्यूशंस बढ़े, लेकिन हमने इस प्रकार की गलतियां की हैं, ये सच्चाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि तकनीक के अवसर पर भी अभी भी मैं मानता हूं कि सूचना तंत्र हमारा प्रॉपर नहीं है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमारी है और वो छोटे उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री ने इसमें भी 10,000 करोड़ रखे। आंकड़ा कहता है कि 24 लाख हमारे समूह हैं, चाहे वो सोसाइटी होंगी जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुल 2 लाख को ही आप 5 साल के भीतर 10,000 करोड़ देकर क्या अपग्रेड कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये मॉडल और जो सोढ़ी जी कह रहे हैं ये मॉडल बिल्कुल मैच करता है। और उन्होंने कहा कि आप सब 24 लाख को एक साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन चलिए 2 लाख को तैयार करिए। 2 लाख में जब हमने ये वर्ष निकाल दिया, हमारा टारगेट था 45,000 समूहों का। अब उसमें समूह भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, एफपीओ भी हो सकता है, कोई छोटी इंडस्ट्री भी हो सकती है। इतने सारे विकल्प खुले हुए हैं, स्वयं किसान भी हो सकता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आवेदन कितने आए? कुल 26,424। और उसमें मैच्योर कितने हुए जिनको मिला? वो कुल 4,770। लक्ष्य था 45,000। पैसा है, लेकिन उसके बाद भी आवेदन करने वाले लोग नहीं आ पाए। जिनको मिलना था वो उससे भी कम है। 45,000 की तुलना में 4,770 का मतलब है 10%। आज ये स्थिति है, ये मुझे लगता है कि मंच मेरे लिए लाभदायी है कि मैं कम से कम अपनी बात को यहाँ पर कह पाऊंगा। हम जिन संगठनों की बात करते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें, जो समूह हैं या एफपीओ हैं, उससे कुल 844 आवेदन है। अगर मैं ब्रेकअप के रूप में बताऊं तो ये सच्चाई है। एफपीओ हैं, सरकार ने बनाए, लेकिन आवेदन, जबकि वो तो शायद पढ़े लिखे लोग हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कुल 844 है, जिसमें सिर्फ 55 को लाभ मिला है। फिर उसके बाद में 40,000 रुपया हम प्रति सदस्य को देते हैं जो समूह के लोग होते हैं औजार के लिए, लेकिन वो संख्या राज्यों से आती है। हमने कभी भी ये मॉडल नहीं बनाया कि चलिए एक जिला है, जितने समूह होंगे पहले हम उनको पूरा करें, या राज्य कोई हो जिसको हम पूरा करें। और इसलिए टुकड़ों में पता ही नहीं चलता कि किसको मिला किसको नहीं मिला, वो उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है। वो प्रायः नोडल एजेंसीज होती हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र या बाकी जो स्टेट की एजेंसीज होती हैं वो काम करती हैं। भारत सरकार तो इस लेवल पर मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके दिमाग में अगर ये बात रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हम निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त करेंगे। और ये जो समूह की मैं बात कर रहा हूँ, या छोटे उद्यमी शब्द ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें एफपीओ भी होगा। उन्होंने कहा 10 लाख रुपया तक भारत सरकार तो इमीडिएट देगी, जिसको उनके सीट बनी के तौर पर वो काम करेंगे। 35% उसका अनुदान है। अनुदान भी आप सीट बनी की तरह छोड़ दीजिए कि उसी यूनिट को रहेगा। अगर आप सहकारी आंदोलन की मानसिकता से काम करेंगे तो ये सीट मनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए चाहिए माइंडसेट। हमें यह तय करना होगा कि वास्तव में हम किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये 2 हमारी स्कीम्स थी जिनका मुझे लगता था कि आपके हम मुझे ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन ये सच है कि यदि किसान की आमदनी दुगनी करने का स्लोगन हो, उससे बड़ा अगर मंत्र है तो वो आत्मनिर्भरता का मंत्र है। और वो मंत्र के लिए अगर कहीं चीज़ों को क्रमवार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो पहले चाहिए सीड मनी, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। दूसरा चाहिए कि अगर आपको कोई तकनीकी मदद चाहिए तो वो हो सकती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात सोढ़ी जी ने कही है, वही एफपीओ कहता, हमारी मिनिस्ट्री कहती है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बगैर हम अपनी चीजों को क्वालिटी होने के बावजूद भी दुनिया के बाजार में या देश के बाजार में कीमत नहीं दिला सकते। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं तो मैं ये जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं सूचना का जो हमारा तरीका है
वो अभी भी कमज़ोर है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज मेरे इस कार्यक्रम में आने से मुझे एक लाभ ज़रूर होगा कि कम से कम किसान पैदा कर लेता है, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग का सिर्फ एक ही अर्थ मानिए कि वो अपनी उपज की उम्र बढ़ा सकता है। जो चीज़ें कम कीमत में बिक रही है, अगर फल और सब्जियां हैं तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक कहानी के साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि अक्सर सब हम जानते हैं कि ये गलत है या कुछ चूक हमसे हुई है, कहीं ना कहीं हम उस भ्रम के अंधेरे में कहीं ना कहीं रुक गए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि एक भरोसा हमको रखना होगा कि हमारे पूर्वज ज़्यादा बेहतर संतुलित जीवन जीने के आदी थे। उनकी जीवन पद्धति में कोई व्यय और अपव्यय के बीच कहीं ज़्यादा बड़ी बात होती थी कि वो सार्थक जीवन जीने के आदी थे। उनको इस बात का भी अंदाजा था कि कहीं ना कहीं हमारे पास में संसाधन हैं, लेकिन इस संसाधन पर आने वाली पीढ़ी का भी हिस्सा है और इसलिए कम नहीं पड़ने चाहिए। लेकिन शायद कुछ पिछले दशकों में जो हमने गलतियां की हैं, मेरे एक मित्र थे, स्वर्गवासी हुए, साथ में पढ़ते थे हम, उस आदमी ने मुझे पत्र में लिखा था कि जिसे हम प्रगति कहते हैं वो एक बेहूदगी की जगह दूसरी बेहूदगी है। और कई बार मैंने संसद में भी इसको कोट किया है। ये नहीं कि प्रगति स्वीकार नहीं है, प्रगति स्वीकार है। जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम अपने मूल को ही भूल जाएं, हम अपने मूल को स्वीकार ना करें। तो मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी की इस वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार? मैं चुप रहा, मुझे जवाब देने की स्थिति नहीं बनी कि आखिर ये कैसा उत्तर है, हम कैसे उत्तर देंगे। बाद में ठहाका मार के मैं चुप रहा, तो वो ठहाका मार के ऐसे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मौन ने तुमको गलत उत्तर देने से बचा लिया। ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। हम मूल सुधार को कमतर ना आके, ये हमारी पूर्वजों की बोध आती है जिसके भरोसे हम अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। हम दुनिया में विस्तारवादी देश नहीं है। जो जमीन का टुकड़ा है, खेती हर भूमि है, वो उतनी ही रहने वाली है और आबादी लगातार बढ़ने वाली है। ये चुनौती हमको सबको आंख में दिखती है और सबको समझ में आती है, लेकिन उसके बाद भी समाधान के लिए हम अधिक उत्पादन का पैमाना लेकर जाएंगे तो जमीन की भी अपनी क्षमताएं हैं, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होगी। और इसलिए जो चीजें हैं अगर वो सड़ने से बचा ली जाए तो शायद ज्यादा लोगों के लिए काम आएंगी, हमारा नुकसान भी बचेगा। फूड प्रोसेसिंग इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी बड़ी छोटी है, एक उपन्यास है दरअसल, वो शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक व्यक्ति था, उसको स्वप्न आते थे और एक ही चीज दिखती थी, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि चलो देखते हैं कि ये स्वप्न, ये ऐसी परिस्थिति कहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घूमते घूमते सालों हो गए, पर एक कहीं जाकर रात में रुका, एक आदमी और मिला, उससे दोस्ती हो गई। उसने बताया, फिर खुलकर उसने कहा कि अरे साहब, हमको ये स्वप्न आते थे, मैं उसको ढूंढने के लिए निकला। उसने कहा स्वप्न तो मुझे भी आता है, लेकिन अजीब पागल आदमी, इस पागलपन में क्यों पड़ना। बोले मुझे भी एक स्वप्न आता था कि एक पहाड़ है, उसके पास एक तालाब है, उसके बाजू में एक टीला है, उस पर एक घर बना है, उस पर खजाना रखा हुआ है और उस खजाने को निकालोगे तो माला माल हो जाओगे। जब उसने सुनाया तो जो पहला व्यक्ति घूम रहा था अपने स्वप्न को लेकर, उसने कहा ये तो मेरा घर है, जहां से मैं चला हूं वहां तो स्थिति यही है जो उसको स्वप्न आया। कुल मिलाकर मूल वही है, लेकिन हमें नहीं पता, हम दूसरे का ढूंढने में जो हमने समय बर्बाद किया। कोई अच्छा दोस्त मिल गया है तो आपको पता चल गया कि नहीं यार, इसका स्वप्न तो ये है कि भाई पहाड़, तालाब, टीला और उसके ऊपर घर, उसके नीचे खजाना, उस पर हम बैठे थे, लेकिन हम दूसरे स्वप्न में घूमते हुए जा रहे थे। शायद ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, एक अच्छे मित्र के नाते शायद वो नेतृत्व हमको साहस दे रहा है कि हमें लौटना होगा। लेकिन लौटने का मतलब यू टर्न नहीं हो सकता, हमें इस बदलाव के साथ, क्योंकि ये लंबी चली हुई यात्रा हमको निश्चित रूप से उससे चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ाई हैं। लेकिन दुनिया की जो परिस्थिति बन रही है, उस दुनिया की परिस्थिति में यदि हमने अपने फलों को, सब्जियों को, अनाज को प्रोसेस करके अगर उसकी लाइफ को बढ़ा दिया, उसकी उम्र को बढ़ा दिया, हम अपना भी भला करेंगे, दुनिया का भी भला करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि दुनिया अगर मोटे अनाज के वर्ष को मना रही है
तो उसकी मांग को पूरा करने का एक अवसर भारत के सामने है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री कम होने के बावजूद भी बड़ी पापड़ बनाने वाले हमारे परंपरागत हुनर हमारे घरों में मौजूद है। ऑर्गेनाइज वे में उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग चाहिए, उसके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए लैब्स चाहिए। भारत सरकार उस पर मैपिंग के साथ में अपना काम कर रही है। मेरी समय की मर्यादा है, वो पूरी हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सत्र आगे। थैंक यू। और CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, Shri R.S. Sodhi, other speakers on the dais, Shri Sunil Parikh ji and Bilal Shinde ji, and other dignitaries present in the audience. It is my pleasure to talk about Plant-Based Foods Industry Association and how plant-based foods can actually make a big societal change in the market and in the society. As we have noticed that many people have not understood what plant-based foods are, but they have heard about vegan foods and plant-based foods. So I would like to first tell that what exactly is the plant-based foods. There is a little bit difference between plant-only foods and plant-based foods. So this is a term which was devised by Wordover because when the vegan foods were becoming popular, vegan foods were basically for those people who were either vegetarians or vegans who wanted to consume food products which are coming from plants but not from the animal origin. But when हेलो सर, निवेदन है यदि हिंदी में होगा तो हम सब समझ पाएंगे। श्योर। हिंदी 10 में साल यदि पहले रहेगा तो समझ लगभग पाएंगे हम। अमेरिका में बियॉन्ड बर्गर करके एक कंपनी ने फ्लेक्सिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया बर्गर जो कि प्लांट से बना हुआ था। जब वो ये बना, क्योंकि उनकी प्रोटीन कंजम्पशन इतनी ज़्यादा थी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है और इंडिया में इससे बिल्कुल उल्टा है। हम लोग लगभग 40 ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम और किसी कंट्री में तो 150 ग्राम पर डे भी वो कंज्यूम करते हैं। तो उनको मीट की ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से जो दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से उन्होंने बर्गर बनाया। उस समय से लगभग 10-12 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो एक वर्ड आया प्लांट बेस्ड फूड्स, क्योंकि जो वीगन्स की संख्या है पूरे वर्ल्ड में 0.5% थी, वो पिछले 2-4 सालों में बढ़ के लगभग 3% हो गई है। अब उनको ये समझ में आया कि ये जो प्लांट बेस्ड फूड्स है ये उन लोगों के लिए है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो कि ऑलरेडी एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड से फूड कंज्यूम कर रहे थे, और 3 तरह के लोग उसमें शामिल हो गए। एक तो वो जिनको ये लगा कि एनिमल सोर्सेज से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं लगभग 14% के आसपास एग्रीकल्चर से होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो भागीदारी है वो एनिमल सोर्सेज की है। लगभग 9% के आसपास ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एनिमल्स की तरफ से होते हैं। और क्योंकि इंडिया ने भी एक प्लेज किया है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमको जब कि हम ट्रांसपोर्टेशन, कोल और इन सब सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे अटेंशन एग्रीकल्चर की तरफ आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू द प्लांट बेस्ड टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जो लोग सिक्योरिटी फूड की जो देख रहे थे, उनको ये लगा कि डायरेक्ट अगर हम एनिमल्स की बजाय डायरेक्ट ह्यूमन को वही फूड खिलाएंगे, तो हम उसको अगर एनिमल्स के थ्रू खिलाएंगे तो लगभग हमें
4 गुना 10 गुना ज़्यादा फूड खिलाना पड़ेगा। डायरेक्टली खिलाएंगे तो कम होगा। और अगर हमें जिस तरह से कि बच्चों को अब चिकन की टेस्ट इतना अच्छा लगने लग गया और उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, उसके अंदर हमने ये देखा कि ये लोग अगर इतना ज़्यादा अगर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। सभी से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल्स या बंद कर लें या फ्लाइट मोड पे कर लें, नहीं तो साइलेंट पे जरूर कर लें। और जिसको नहीं आता है वो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से इसका सहयोग ले सकता है, लेकिन ये अवश्य करें। लेकिन कर जरूर लें भाई, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और इसे मानिए सभी लोग भाई। धन्यवाद। सो जो पहला ग्रुप जो था वो सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स का था। दूसरा था जो कि एनिमल लवर्स थे, वो ये देख नहीं पा रहे थे कि जैसे कि हम लोग, इंडिया सबसे बड़ा बोवाइन मीट का एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि इतने सारे एनिमल्स को हम काट रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वीगन्स जो थे वो इस कंज्यूमर की क्लास में शामिल हुए। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट थे या उनको कुछ इस तरह के डर लगने लगा, खास करके कोरोना के टाइम पे, कि शायद एनिमल मीट के थ्रू या एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड के थ्रू बैक्टीरियल लोड कहीं ज़्यादा आ रहा है या कुछ इस तरह की बीमारियां ना हो जाएं। तो उस डर की वजह से, हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो भी उसमें शामिल हुए। तो आज जो एक मार्केट है ये लगभग 0% पे खड़ी है और इसकी जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। लगभग 2000 करोड़ इस इंडस्ट्री का साइज है। आज जो ये 2000 करोड़ इस इंडस्ट्री का साइज है, एक अनुमान के हिसाब से हमने जो एक रिपोर्ट निकाली है, इसकी अगर कॉपी अगर किसी को चाहिए तो ये कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, द डॉन ऑफ प्लांट बेस्ड एज। लगभग 10 साल में इस मार्केट का साइज 40,000 करोड़ हो जाएगा, जबकि पूरे इंडिया में ये 40,000 करोड़ की नई मार्केट खड़ी होगी प्लांट बेस्ड फूड्स की। पूरे वर्ल्ड में इसी दौरान लगभग 2 लाख से 3 लाख करोड़ की मार्केट और खड़ी हो जाएगी। यानी कि हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके हम टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो लेंटिल्स हो, चिकपीस हो, पी हो, राइस हो, इवन व्हीट, इन सब से प्रोटीन निकाला जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी दालों से जो प्रोटीन निकलता है वो सबसे मीठा होता है, उसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड बन सकती है। लेकिन जब जस्ट एग कंपनी को मूंग दाल लेनी थी और वो लेने के लिए वो इंडिया के पास नहीं आए, पहले वो म्यांमार के पास जाने वाले थे, फाइनली उन्होंने जाकर थाईलैंड से खरीदा। क्यों? ये हमको सोचना चाहिए कि क्या हमने अपनी जमीन में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डाल दिए हैं? क्या इस वजह से वो हमारे पास नहीं आए? हमें ये सब अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा है, उन्होंने अभी परसों एक अपना प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की रेंज को स्टार्ट किया कि हम भी आएंगे। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम बिग बास्केट, हम सब ने देखा है। उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 70% लोग प्लांट बेस्ड फूड को ट्राई करने वाले हैं। अभी मैं जब नीचे गया तो वहां पर अमूल का स्टॉल लगा हुआ तो वहां पर मैंने प्रोटीन जो हमारा पीनट बेस्ड बटर है, मैंने उसको चखा। बहुत ही टेस्टी बटर है और बहुत ही बढ़िया पीनट बटर है। तो वो भी अगर देखा जाए तो प्लांट बेस्ड है, क्योंकि ये भी उसी ही हमारी जो डेफिनेशन है प्लांट बेस्ड, उसको पूरी तरह से उस पर खरा उतरता है। आईटीसी ने इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई, जैसे कि अनुष्का शर्मा ने और विराट कोहली ने अपनी एक ब्लू ट्राइब कंपनी को सपोर्ट दिया। उसी तरह से एक सेलिब्रिटीज ने तो अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख, उन्होंने इमेजिन मीट्स के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। उनके प्रोडक्ट स्टारबक्स में अवेलेबल होने लग गए। जब लोग स्टारबक्स में जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये प्लांट बेस्ड है या ये वेजिटेरियन है। उनके लिए उनको एक पैटी चाहिए और वो पैटी उनको मिल गई। और पूरा इंडिया लार्जली शुरू में तो वेजिटेरियन ही था। तो ये इसकी जो एक्सेप्टेंस है, अवेलेबिलिटी होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और रुचि के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो नगेट्स हैं, जो हमारे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में रुचि सोया ने एक बहुत बड़ा काम
किया है। हमारी ये संस्था लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई थी। हमारे आदरणीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह जी पटेल के पास हम मिलने गए थे 15 मार्च को। हमारे मात्र 15 मेंबर थे। उसके बाद वो हमारे समिट में आए 26 मई को। बहुत भव्य समिट हमने ऑर्गेनाइज किया और उसके अंदर हमारे मेंबर्स की संख्या बढ़ के 45 हो गई। आज वो मेंबर्स की संख्या बढ़ के लगभग 66 के आसपास हो गई है। ये बिल्कुल ही नई संस्था है। ये इंडस्ट्री भी नई है। इसके अंदर बहुत यंग बॉयज एंड गर्ल्स उन्होंने मिलकर अपनी स्टार्टअप्स खड़ी की है। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं, क्योंकि ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स है और ये इंडिया का फ्यूचर है, ये चाहते हैं कि उनको सपोर्ट मिले। और जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज है, जैसे कि डेयरी, जैसे कि मीट या दूसरी जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज है, हमारा उनसे अनुरोध है कि आप आएं, आप इस इंडस्ट्री को लीडरशिप दें। क्योंकि जो फूड है ये फिनटेक से बहुत अलग होता है। फूड को बनाना ये आसान काम नहीं होता। बड़ी कंपनियां ही इस कोड को क्रैक कर पाई हैं। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड है, हमको उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। किसी गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं तो कभी कभी खांसी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल लोड हो जाता है। शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आरओ वाटर यूज करने शुरू कर दिया पानीपुरी में। तो कहने का मतलब ये है कि जो खाना है ये फिनटेक की तरह से आसान नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमूल है, आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है और ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको पता है कि अच्छा खाना कैसे बनाना है। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि आप मैगी जैसे उत्पाद आप लेकर आए, जिसके अंदर की ज्यादातर तो उसके अंदर मैदा ही है, हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन टेस्टी बहुत है। आप जानते हैं कि आप टेस्टी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, लेकिन क्या आप उसमें थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा सकते हैं? क्या आप उसके अंदर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आके हमको सिखा सकते हैं कि ये काम करना कैसे, ताकि हमारे जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो इस काम के अंदर उनको सक्सेस मिले, वो फेल ना हो जाए। हमारी कंट्री के अंदर जो भी फूड प्रोसेसिंग का जो एजेंडा रहा है, बाय एंड लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज ने इसको ड्राइव किया इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। और उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हमारे फूड में आ गए और हमको कितनी सारी बीमारियों को झेलना पड़ा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हम उनको मदद करें। और हमारी जो एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे भी अब उसने जुड़ान कर लिया है। आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंट्रीज के पार्टिसिपेशन है। मैंने आपको अपने पब्लिकेशन के बारे में बताया। ये जो 3 पब्लिकेशन है ये 1 महीने और 10 दिन के अंदर आए, ये तीनों के तीनों। और इतना ज्यादा हमने काम किया, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट से बात करने जाते हैं हमको तो पता भी नहीं था कि बात करनी क्या है। तो हमने सबसे पहला काम हमने ये किया कि पहले पता कर लिया जाए कि इस सब्जेक्ट के अंदर कितनी तकनीकियां हैं, किस तरह से हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। और वो दर्शाने के बाद हम नागपुर में गए। नागपुर के अंदर हमने इंडिया का पहला प्लांट प्रोटीन क्लस्टर की हमने निर्माण की योजना बनाई अपीडा के साथ मिलके। और इससे पहले पूरे विश्व में सिर्फ एक और प्लांट प्रोटीन क्लस्टर है, वो है कनाडा में। हमने उनके साथ संपर्क स्थापित किया कि उनसे हम सीखें कि कैसे यहाँ की जो मिलेट्स हैं, यहाँ के हमने मिलेट इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर दयाकर राव है उनको भी वहाँ पर बुलाया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर पहुंची। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, वहाँ के जो मिहान का जो वो सेटअप था, हमने सबको मिलके एक जगह पर आकर हमने इस बात के लिए एक अपना व्यू बनाया कि कैसे हम इस सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी सप्लाई चेन में हम काम कर सकते हैं। तो जो प्लांट प्रोटीन क्लस्टर है उसके अंदर हमने उसकी एक रूप कि कैसे हमें अगले 2 से 3 साल के अंदर हम इस प्लांट प्रोटीन क्लस्टर को पूरा कर दें। और उसके लिए हमें इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं और मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, हम आप सबसे अनुरोध है कि आप इसको सपोर्ट दें, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बॉयज एंड गर्ल्स की संस्था है और इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना हम वही गलतियां कर देंगे जो कि पहले हमने फूड प्रोसेसिंग में कुछ गलतियां, पहले हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। क्योंकि आज भी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमूल इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, लार्जली अभी हमारा प्रोडक्ट इंडियंस के पास जा रहा है। अब धीरे धीरे इंडियंस से नॉन इंडियंस ने उन कंट्रीज में उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना शुरू किया। लेकिन अगर ये काम हम बहुत पहले शुरू कर देते और जो दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो कर देती, तो शायद इंडिया की QSR चेन, इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स हम फॉरेनर्स को भी प्रोसेस फूड की तरह से हम उनको खिला पाते हैं। लेकिन हमने लार्जली कमोडिटीज को ही एक्सपोर्ट किया और उसको अब उससे सीख लेते हुए हमें ये देखना है कि हम इस अपॉर्चुनिटी में कोई गलती ना कर बैठे। और इसीलिए हमने
आज आपके सामने ये एक सब्जेक्ट को रखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई किसी का सवाल यदि है तो एक दो सवाल बीच में लें, थोड़ा माहौल भी बदलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय, प्रोफेसर बी आर कंबोज जी, डॉक्टर सोढ़ी जी, अन्य सभी वक्तागण एवं माननीय सभासदों। विषय पे बाद में आऊँगा क्योंकि वह हमारा जो मूल विषय है इसका वह है हार्नेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर इंडिजिनस एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। तो जब इस कॉन्फ्रेंस के विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ादी के अमृत महोत्सव में करना है तो उसका विषय क्या होना चाहिए, और चर्चा होते होते उसमें से ऐसा निकला कि इस 75 वर्ष में हमने क्या खोया क्या पाया। भारतीय कृषि ने न सिर्फ देश को वरन विदेशों को क्या दिया और हमारी इस बीच में क्या उपलब्धियां रही, उनको सभी को गुणगान करने का और उनके ऊपर हम सभी को एक बार पुनः दर्शन करने का ये एक सुअवसर आज़ादी का अमृत महोत्सव देता है। तो उसी के अनुरूप इस पूरी कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया और उसी के अनुरूप ये विषय दिए गए। हालांकि उस विषय को बहुत कम छुआ गया और फ्यूचर एग्रीकल्चर क्या हो उसके ऊपर अधिक बातें यहाँ भी रहीं। जो हमारा बीज भाषण जिसे हम की नोट एड्रेस कहते हैं प्रोफेसर रतन लाल जी ने जब दिया तो उसके अंदर लगभग उन्होंने सभी बातों को उसमें कवर किया था कि 1947 से लेकर के और आज तक भारतीय कृषि की दशा और दिशा क्या रही और हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। भारतीय कृषि या किसी भी देश में कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन करने या केवल रोजगार बढ़ा देने या जो हमारी आय को बढ़ा देने यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, वरना ये एक कृषि ही है जो कि हमारे देश की समस्त नीतियों को प्रभावित करती है। और जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है कि जिस देश की कृषि सही नहीं है उस देश में कुछ भी सही नहीं है, और जिस देश की कृषि व्यवस्था सही है उस देश में सब कुछ सही हो सकता है। और अगर इसे हम हमारी लीडरशिप ने जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो एक समय था जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे, हमने पाकिस्तान की धरती के ऊपर कब्जा किया था और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को रूस में जाकर के ताशकंद समझौता करना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जीती हुई जमीन को हमें उन्हें वापस देना पड़ा? हमने इतने उनके सैनिकों को बंदी बनाया, उनको पुनः छोड़ना पड़ा। उसके मूल में जाते हैं तो फिर वही कृषि आती है कि जिस देश के पास में अपने जनसंख्या को खिलाने के लिए अन्न नहीं हो, जो अपने देश का पेट नहीं भर सकता हो, उसका प्रधानमंत्री सैनिक दृष्टि से मजबूत होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूर होता है और उसको जब दुनिया के सैंक्शंस जब लगने की बारी आती है तो उसको अपने जीती हुई ज़मीन को भी एक दुश्मन देश को वापस देना पड़ता है। ये उदाहरण हमने देखा। जब हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़े और जब इस देश ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को कर लिया, तब फिर एक दूसरा प्रधानमंत्री वाजपेयी आते हैं और वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे देश पर लगने वाले प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है, मुझे शक्ति से शांति मिलती है। और उस शक्ति से शांति के लिए उन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। तब भी यही किसान था, यही भारतीय कृषि थी जिसने कि उनको ये मजबूती दी, जिसने ये उनको शक्ति दी कि नहीं, हम जो है हमारे देश का काम चला सकते हैं, हमारे देश का पेट भर सकते हैं। और जब हम उससे भी आगे बढ़े, जब हमारे पास में भंडारण क्षमता कम पड़ गई, जब हम निर्यात की तरफ बढ़ने लगे और जब पूरा विश्व हमारी भारतीय कृषि के ऊपर आधारित होने लगा, तब उस वक्त फिर एक प्रधानमंत्री ने निर्णय लेता है और जब दुश्मन देश हमारे ऊपर आंख दिखाता है तो उसी की धरती के अंदर जाकर के और वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर देता है। तब ये शक्ति हमारी भारतीय कृषि की है और भारतीय कृषि ने जो है क्या योगदान दिया, इन 3 उदाहरणों से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस देश को एक मजबूती देने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, हमारे संस्थाओं ने और हमारे समस्त प्राइवेट सेक्टर ने, इन सभी ने किया।
अब अगर हम इसके आंकड़ों के अंदर मैं बहुत अधिक नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में बोलने का समय दिया है, लेकिन अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1947 में जब हम 50 मिलियन टन पे थे, आज हम जो है 315 मिलियन टन, 320 मिलियन टन से भी अधिक के ऊपर निकल गए हैं और हमारा पोटेंशियल जो है वो 550 मिलियन टन के ऊपर जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो रही है, कृषि की विकास दर बढ़ रही है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1947 से लेकर आज तक लगभग 6 से 6.5 गुना बढ़ा। हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन 10 से 12 गुना तक बढ़ा। मिल्क 9 से 10 गुना बढ़ गया। फिश का प्रोडक्शन 13 गुना तक बढ़ा। लेकिन उसी बीच में हम कुछ आदानों पे भी निर्भर होते चले गए और अगर फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन की बात करते हैं तो लगभग 400 गुना फर्टिलाइज़र कंजम्पशन हमारा बढ़ गया। इससे जो है हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ने के साथ जो हमें आंकड़े डराते हैं कि जो प्रॉफिट जो किसान को कितना हो रहा है, लाभकारी मूल्य कितना मिल रहा है, वो जो है थोड़ा सा आंकड़ा हमारे को डराने वाला होता है। हम अगर नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो नेट सोन एरिया हमारा 1970 में भी लगभग 140 से 141 मिलियन हेक्टेयर था और आज भी हमारा 140 से 141 मिलियन हेक्टेयर है। हमने अधिक ज़मीन के ऊपर खेती नहीं करी, लेकिन ग्रॉस सोन एरिया हमारा बढ़ गया। 100 लगभग 65 से लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर हमने जो है ये जो एरिया जो बढ़ाया, वो हमारा जो डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग जो है हमने जब इसमें किया और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ में हम इसमें आए और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी हमने जो 31 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ा करके 68 मिलियन हेक्टेयर तक हम गए। तो उन सभी का एक परिणाम है कि हमने जो है एरिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा हमने नहीं बढ़ाया, लेकिन हम जो है इसमें प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया हमने बढ़ाया। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स जो कि मात्र 3 मिलियन टन के आसपास 1950 के अंदर था, वो आज हम अन्न के उत्पादन को पीछे छोड़ करके और हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उत्पादन अधिक किया है और आज जो है भारत का अन्न का उत्पादन अगर 300 मिलियन से पार हुआ है तो हमारा हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 400 मिलियन टन से भी जो है पार कर गया है। ये एक हमारी जो है भारतीय कृषि की एक देन है कि हमने केवल जो फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करी, हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात करी, उसके साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात करी। जब विषय आता है भारतीय कृषि ने विश्व को क्या दिया, 2 देश जो कि एक साथ आज़ाद हुए थे, एक देश जो कि हमसे पार्टीशन करके निकला और वह अपनी आज़ादी हमसे एक दिन पहले मनाता है, उसकी भी स्थिति हमसे ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हमारे इरिगेशन के सोर्सेज उनके पास में गए, हमारा बासमती का सारा एरिया उनके पास में गया, हमारी फर्टाइल लैंड उनके पास में गई। लेकिन वह देश केवल आतंकवादी पैदा करता है। हमने क्या करके दिया ये पूरे देश ने देखा। हमने डॉक्टर स्वामीनाथन विश्व को दिया, हमने डॉक्टर GS खुश विश्व को दिया, हमने डॉक्टर वासल विश्व को दिया, हमने डॉक्टर कुरियन विश्व को दिया, हमने डॉक्टर BP पाल विश्व को दिया, हमने डॉक्टर संजय राजाराम विश्व को दिया और अभी हमने प्रोफेसर रतन लाल विश्व को दिया। ये सब हमारे लिए गर्व करने की बातें हैं कि हमने जो है हमने विश्व की कृषि को क्या दिया। हमने ऐसे ऐसे लाल दिए जो कि आज पूरे विश्व के अंदर न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का की कृषि व्यवस्था को संभाल रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल जो कि न केवल विश्व फूड प्राइज उनको मिला, वरन आज जो है विश्व का जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका माना जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति के जो कृषि सलाहकार हैं वो हमारे भारत के लाल हैं, रतन लाल। ये भारत ने विश्व को दिया है। अभी जब अगर हम एक पूरे परिप्रेक्ष्य को भी देखें तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सी साधारण चीज़ें हमारे को अपने दैनिक जीवन में ही देखने को मिल जाती है कि भारतीय कृषि ने का हमारे ऊपर क्या योगदान रहा है। मुझे याद है वो समय भी जब थैली के अंदर आप मौसम्बी रख करके घर पे लेकर के जाते थे तो बीच में रास्ते में आपको जितने भी लोग मिलते थे उनका पहला प्रश्न ये होता था कि आपके घर में कौन बीमार है। और आज जिस दिन घर में फ्रूट्स नहीं होते हैं उस दिन श्रीमती जी कहती है कि ये क्या है, आज जो है घर के अंदर फ्रूट नहीं, नाश्ता क्या करेंगे। ये एक जो बदलाव आया है, ये बदलाव हमारे जो है वैज्ञानिकों की देन है, हमारे किसानों की देन है। तो ये जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी,
मिल्क की हम बात करते हैं, सोढ़ी जी बैठे हुए हैं, आज हम जो मिल्क, जो हाइजीनिक मिल्क जो हमारे को मिल रहा है, और पूरे विश्व के अंदर हम कोल्ड चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे सफल मॉडल कोल्ड चेन मैनेजमेंट का अगर देखना है तो वो आप अमूल के साथ में देखिए, हमारे जो है समस्त जो डेयरी के साथ में देखिए, हमने जो वैक्सीन के लिए जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो दे दिया उसको आप देखिए। जब पूरा विश्व भूख मर रहा था, जब उसको ये चिंता थी कोरोना के लॉकडाउन पीरियड के अंदर कि क्या होगा, तब इस देश में एक भी मौत भूख से नहीं होती है। ये भारतीय कृषि की जो है देन है हमारे देश को, कि जब कि हमारा पूरा किसान उस लॉकडाउन में भी जो है वहाँ पे रहता है। केवल एक पॉजिटिव सेक्टर जो उस समय में था वह फूड प्रोसेसिंग और हमारा जो एग्रीकल्चर, ये एक सेक्टर था जिसने कि न केवल भारत को जो है फ्री में खिलाया वरन पूरे विश्व को हमने दिया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं, गेहूं के लिए जो पूरे विश्व में हाहाकार मचा होता है, तब पूरा विश्व टकटकी लगा करके भारत को देखता है। भारत ने जब अपने निर्यात के दरवाजे खोले तब जाकर के कहीं राहत मिली, और जब हमारे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और देश के हित को ध्यान में रखते हुए बफर स्टॉक को देखते हुए कुछ समय के लिए जब निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो फिर विश्व जो है उसी हाहाकार के अंदर चला गया कि अब हमारा क्या होगा, हे भारत हमें बचा लो। ये भारत की विश्व को देन है कि कृषि के अंदर हमने क्या देन दी है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमारे समक्ष हैं। समय की थोड़ी सी कमी है, मर्यादा का पालन अगर हम ऑर्गेनाइजिंग मेंबर नहीं करेंगे तो शायद फिर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो एक विषय मुझे अभी छोटा सा एक दिया है कि 2023 में भारत को ग्लोबल जो G20 नेशंस की प्रेसिडेंसी मिल रही है, उस प्रेसिडेंसी का उपयोग भारत के लिए किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर का एजेंडा कैसे सेट हो, उसके ऊपर भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर निश्चित रूप से कार्य करेगा। कार्य उन्होंने शुरू किया है, आप सभी के साथ हम कंसल्ट करेंगे। अभी उसमें बहुत से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस उसके आयोजित करेंगे और उसके बाद में एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट सरकार को देंगे कि जिसमें कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए और इस मंच का भरपूर उपयोग करते हुए कि 1 साल की जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, उस इंडियन प्रेसिडेंसी के अंदर हमारा किस प्रकार से उसमें उपयोग हो सकता है। आप देखिए कि अगर ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो केवल एक देश के लिए नहीं है, वो G20 है, वो एक ग्लोबल फोरम है, तो वहाँ पे ग्लोबल एग्रीकल्चर की बात करनी पड़ेगी। आप देखिए कि किस प्रकार से जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को अगर मैं एक्रोनिम्स में दूं तो इसको हम कह सकते हैं कि PQRST आर द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। P फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। Q फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा था कि हमने भले अन्न अधिक उपजा लिया हो लेकिन किस प्रकार से हमारे प्रोड्यूस की क्वालिटी कम हुई है, तो Q स्टैंड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, R इज फॉर द रिम्यूनरेशन of the produce, then S stands for the sustainability and T for the trading and marketing। तो ये जो PQRST का फॉर्मूला है, इस PQRST के फॉर्मूले को ग्लोबल लेवल के ऊपर हम किस प्रकार से लेकर के जाएंगे जिससे कि हमारे राष्ट्र को फायदा हो, और ऐसा क्या नैरेटिव उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं जिससे कि राष्ट्र को। अब इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं हम IT सेक्टर के अंदर बहुत आगे हुए, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे हुए, हम सीड के अंदर जो है हमारे पास में बहुत से हाइब्रिड्स आए और हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एग्रो केमिकल्स की बात करते हैं, ब्रीडिंग्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चुभने वाली बातें हैं उन पे भी थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए कि अगर सीड सेक्टर की आप बात करते हैं, भारत का सीड सेक्टर किसके पास में है? न हमारे किसान के पास में है, न उसमें हमारे इंडियन कंपनीज डोमिनेट करती हैं। हम किस प्रकार से इसके अंदर एजेंडा सेट करेंगे कि हम इसके अंदर आगे बढ़ें? अगर आप देखते हैं तो 6 कंपनियों के पास में टोटल 66% ऑफ द ग्लोबल सीड सेल, दिस इज द मोनोपोली, और उसके अंदर एक भी कंपनी भारत की नहीं है। मोस्टली दे आर द अमेरिकन और द यूरोपियन कंपनीज। जो US पेटेंट्स जो पिछले सालों के अंदर सीड सेक्टर के अंदर हुए हैं, 70% ऑफ द US पेटेंट्स आर फाइल्ड ओनली बाय द 3 सीड कंपनीज। हम उसके अंदर कहीं सामने नहीं ठहर रहे हैं। एग्रो केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने आंकड़ा है कि 6 कंपनियां टोटल ग्लोबल एग्रो केमिकल्स का 76% व्यापार करती है, उसमें हमारी कोई कंपनी नहीं है। अगर आप एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर जाते हैं तो 4 कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल चिकन ब्रीडिंग के अंदर 99% व्यापार करती है,
उसमें भी हम कहीं नहीं ठहर रहे हैं। अगर ट्रेड की आप बात कर रहे हैं तो 4 कंपनीज कंट्रोल ओवर द मोर देन 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑफ ग्रोसरी आइटम्स इन द वर्ल्ड। और अब हमारे भारत के पूरे जो है इस सेक्टर के ऊपर भी इसी प्रकार से कब्जा होता जा रहा है। तो हम किस प्रकार से स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे अभी पहले के सेशन में कुत्ता ने बहुत अच्छा कहा कि प्राइवेट कंपनीज आर नॉट द एनिमीज, वो जो है एक सिम्बायोसिस के साथ में बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनीज कौन सी होंगी ये देश तय करेगा। ये जो है ये पूरा का पूरा जो है हम ग्लोबलाइजेशन के नाम के ऊपर हम जो है केवल बाहर की कंपनियों के गुलाम नहीं हो सकते वहाँ हमारे, लेकिन हम उनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार का जो है हमारा एग्रीमेंट है WTO के बाद में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं और उसमें अगर हमें वर्ल्ड मार्केट को ओपन किया है तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर देश की नीतियों को हमारे को चलाना होगा। अभी फूड फोर्टिफिकेशन का विषय आया है, लेकिन उस फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर भी जो है हमारा जो सेक्टर था वो पूरा का पूरा सेक्टर हमारा पीछे हो गया है। और उसके अंदर जो उसमें भी जो है एमएनसीज का ही जो है उसके अंदर एक बोलबाला रहने वाला है। तो उसमें भी हम स्वदेशी की विचारधारा के साथ किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग के अगर आप पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को देखें तो ओवर 25% ऑफ द ग्लोबल मार्केट इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आर कवर्ड ओनली बाय द 10 कंपनीज, और उन 10 कंपनीज के अंदर हम कहीं नहीं हैं। रिटेल सेक्टर्स की बात देखते हैं तो 30% ऑफ द ग्रोसरी सेल्स बाय द 10 रिटेलर कंपनीज ओनली। तो ये एक जो हमारे को जो एजेंडा सेट करना है हमारे देश के लिए कि हम किस प्रकार से नैरेटिव डेवलप करें कि हमारे जो है देश का किसान आगे बढ़े, हमारे देश की कृषि को फ़ायदा हो, और उसके साथ साथ में हमारे स्वदेश की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो हमारा जो ये एक पूरा का पूरा सेक्टर है, उस सेक्टर को हम किस प्रकार से दृढ़ता दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, उस नैरेटिव के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए जो है एक वन हेल्थ कंसेप्ट जो अभी है कि जो है ये केवल ह्यूमन हेल्थ नहीं है, ह्यूमन हेल्थ प्लांट हेल्थ के साथ में जुड़ी हुई है, एनिमल हेल्थ के साथ में जुड़ी हुई है, और ये सारा का सारा सोइल हेल्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक उस नैरेटिव को भी जो है हमारे को वन हेल्थ के साथ में इसको ऊपर लेकर के आना पड़ेगा। इसी तरह से फूड सिस्टम्स की बात करनी पड़ेगी। ये एक आइसोलेशन के अंदर नहीं है कि प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्टिविटी अलग है, आपके जो है प्रोसेसिंग अलग है, पॉलिसीज़ अलग हैं, मार्केटिंग अलग है, वरन ये एक पूरा का पूरा एक फूड सिस्टम है। तो उस फूड सिस्टम के नैरेटिव को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी के साथ में डिजिटल एग्रीकल्चर, और ये डिजिटल एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे को लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर मिल रहा है, जो कि हमारे को लैंड का जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये इस तरह के विषय जिसके अंदर के भारत एक जिस प्रकार से आधार के साथ हमने बहुत सी चीज़ों को जोड़ा है, उसी प्रकार से भारत एक जो है इसमें भी एक लीडरशिप के रूप में आगे आ सकता है। तो ये कुछ ट्रेंड सेट्स हैं, इसके ऊपर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, आप सबके सुझाव आएंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे, तो उसके बाद हम जो है निश्चित रूप से सरकार को अच्छे इसमें एजेंडा दे सकेंगे कि किस प्रकार से देश के हितों की रक्षा की जाए। इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चेयरमैन महोदय का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेवरेज देके अधिक समय दिया, बीच में टोका नहीं। तो मैं यहीं उपलब्ध हूँ, कोई भी प्रश्न होगा तो हम जो है यहाँ चर्चा कर सकते हैं, इसके बाद भी, सत्र के बाद भी, और उसके लंच के समय पर भी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। होगी और मेरा हिंदी अवधि मिक्स होगा, समझ लेना थोड़ा बहुत। सबसे पहले इस सत्र के सभापति महोदय और बैठे हुए सभी की स्पीकर्स और गण्यमान्य मान्यजन व्यक्तियों, विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधि सभी सहभागियों को मेरी तरफ से और मेरे नेपाल के तरफ से, मैं बिलोंग करता हूँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जो नेपाल की सबसे पुराने यूनिवर्सिटी है, उसके तरफ से आप सभी लोगों को जय नेपाल का अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जय नेपाल, जय किसान। 2 दिन का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें जुड़ाने के लिए भारतीय किसान संघ, विशेषतः उसके संगठन मंत्री माननीय दिनेश कुलकर्णी जी, जिनके न्योता से और आप सभी के आतिथ्यता का हम लोगों ने ग्रहण किया। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर बहुत सारी बातें, इन सबको सविस्तार न करते हुए समय की पाबंदी भी है और यहाँ पर बैठा भी हूँ, आप लोगों का समीप में हूँ,
ये आतिथ्यता, ये सामीप्यता के लिए फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चर्चे हुई। मैं एक चर्चा, अभी एक भाई साहब ने पूछ रहे थे, आप लोगों से फिर मेरा गुजारिश है कि हम कृषि पे जब लग रहे हैं तो थोड़ा पशुपालन पशु में भी गाय पालन को ध्यान दें। जब गाय वो जमीन, माँ और धरती आमने सामने रहेगी तो हम लोगों का वो वैदिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग कहे या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहे, सबका एक ही समावेश हो जाएगा। हम लोग काठमांडू यूनिवर्सिटी में वैदिक कृषि का BSc का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और थोड़ा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में करने चाहते हैं। आप लोग विज्ञ हैं, आप लोगों का कुछ कैरिकुलम हो तो उसको हम लोग कोलैबोरेशन करें, टाई अप करें। उसके लिए हम ही हैं सनातनी मुल्क, विश्व के सनातनी गुरु नेपाल भारती हैं, आप लोग सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कृषि का भी उन्नति के लिए, कृषि का भी समुन्नति के लिए प्रविधि के साथ साथ हमारे पूर्वजों का प्रविधि, महाराज पृथु ने माता पृथ्वी से झगड़ा करके जैसे पृथ्वी का एक कायाकल्प किया था, भगवान बलराम ने जब कृषि का एक अनुपम उदाहरण दिया था, बाद में आके आपके चाणक्य ने कृषि सूत्र बनाई थी। सब ऐसे ही हम दो देश मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक प्राइवेट संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं दो देश के बीच में भाईचारा के संबंध रखें, एक आपस में काम करें। बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाने को तो कुछ नहीं, सीखने को बहुत मिला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी बात मिस्टर शोड़ी ने कही, वो मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग जब सम भारतीय हैं, हमारे अग्रज हैं। अगर आप इंडियन बन जाते हैं तो मुझे कुछ कहूँ दूर दराज के है कि ऐसा लगता है। इसीलिए आप लोगों से भारतीय होने की गुजारिश करता हूँ, इंडियन हमसे मत बन दीजिए, भारतीय हमारे भाई है। धन्यवाद। विदा लेता हूँ, विश्राम करता हूँ। जय भारत, जय नेपाल, जय कृषि। सर सोधी साहब से एक क्वेश्चन सर, छोटा सा। नहीं, अभी आपको एक पूछ चुके हैं, आपका लंच से समय मिला है। उसी के कंटिन्यूएशन में आपका लंच, सर, आपका लंच में। थ्री मेन छोटे से कि आप हमारे पशु पालकों को क्या पशु चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं? वैक्सीनेशन है या उनका वो है कोई? जी हाँ, समझ गया समझ। ऐसा है कि जहाँ पे भी, जैसे गुजरात में हमारे पास 1100 के करीब वेटरनरी डॉक्टर हैं, बिसाइड जो गवर्नमेंट के वेटरनरी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अपने हैं। वैक्सीनेशन की जो बात करें, तकरीबन हम खुद तकरीबन 70 लाख डोजेस का हम उत्पादन करते हैं और उसमें 60 लाख के करीब हम यूज करते हैं जो हमारा। थैंक यू A2 और A1 और A2 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मिल्क, हाँ भाई, ये भी बहुत बड़ा, देखिए ये बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। A2 मिल्क की जो गिमिक है, न्यूजीलैंड में शुरू किया गया क्योंकि वहाँ पे सारी क्रॉसब्रेड थी, तो अब मार्केट बढ़ नहीं रही, यूरोपियन मार्केट। तो आपको अगर मार्केट में शेयर चाहिए तो मैंने कहा मेरा A2 मिल्क है। हम लकी हैं भारत में। देखिए भारत की भैंस जो होती है ना, 100% A2 मिल्क देती है। A2 मिल्क इज बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन। जो भारत की देसी गाय है वो भी A2 प्रोटीन है, और जो क्रॉसब्रेड HF वगैरह है उसमें भी 50% A2 प्रोटीन है। तो 90% जो आप दूध भारत में मिलता है वो A2 है। तो आप जो भी दूध पिए सोचिए A2 ही है, अगर वो अच्छा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्योंकि ये आखिरी सवाल था और 2 मिनट उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए हैं, तो टू सम अप, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ भारतीय किसान संघ का, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर का, ICAR का, कि मुझे भी इस सत्र को चेयर करने का मौका दिया। और इस सत्र के अंदर क्योंकि हमने बात की कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात की, स्वावलंबन की बात की, अपने पूरे फूड सिस्टम को हम किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं, क्या हमारा योगदान हो सकता है, और जो इंडिया G20 नेशंस का 2023 का सम्मेलन होने जा रहा है उसमें हम किन मुद्दों पे ध्यान दें,
इसकी चर्चा की गई और साथ में डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने हमें भारतीय होने का गौरव क्या है उसके बारे में भी बताया, और वो भी जब आप भारतीय कहेंगे तभी अच्छा लगेगा, ऐसी बात हुई है। तो मैं इस सत्र के वक्ता जो हैं, ख़ासतौर से इंजीनियर सोढी कहूँगा मैं, क्योंकि लोगों ने डॉक्टर कहा लेकिन बेसिकली वो इंजीनियर हैं, और मैं कहूँगा कि तालियां जरूर बजाते रहें जिनका भी नाम आए। उसके बाद मिस्टर संजय सेठी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया और पूरा आह्वान किया कि आप ये मत मानिए कि आज एनर्जी की यदि विश्व में डिमांड बढ़ेगी, उसको भारत में हम कैसे लेके आ सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लांट बेस्ड सिस्टम्स हैं उनको यदि हम आज के दिन थोड़ा सा उन पे ध्यान दे लें तो निश्चित रूप से जो हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में मीट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो मीट का जो टेस्ट है वो हमारे प्लांट से आए, ये हम सब लोगों के लिए चैलेंज है। और यदि उसको हम कर पाएँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे। और इसी सत्र के अंदर माननीय मंत्री जी ने जो एक बात कही कि हम सेल्फ लाइफ को बढ़ाएं, ब्रांडिंग की तरफ जाएं, और यदि हम ऐसा कर पाए, वेस्टेज को रोक पाए, तो निश्चित रूप से ये धरती माता हमारे गुजारे के लिए खूब देती रहेगी। और हम पूरे विश्व के लिए उदाहरण जो अभी डॉक्टर पारिक जी ने भी दिए, उनके लिए भी तालियां बजाइए कि हम किस प्रकार से इस पूरे विश्व को लीड करते हैं। हमने बहुत कुछ दिया है और आज भी हम अग्रणी हैं, लेकिन निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी का फ़ायदा भी हमें होना चाहिए, नौजवान व्यक्तियों का भी फ़ायदा होना चाहिए। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने भी यहाँ पे वक्तव्य रखा, और डॉक्टर शोक जी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम उनके पास है, हम तो बोल के चले जाते हैं, वो इसको नोट भी करते हैं, तो वो काफ़ी कठिन है। आप सब लोगों ने समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखा और बड़े अच्छे सवाल भी किए। जो मन में कोई शंका है उसको हम भोजन के समय पे दूर करेंगे। मैं सभी का अंत में बहुत बहुत आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को समाप्त भी करता हूँ। धन्यवाद, आभार। एक मिनट। अब भोजन के लिए जाएंगे हाँ लेकिन ये है कि समय पे 2:30 पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे 5 मिनट